गुड इवनिंग बच्चों। देखो बच्चों, अपने पॉलिटिकल साइंस की सेकंड बुक जो है उसका फर्स्ट चैप्टर अपने पढ़ रहे थे, राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां, और इसमें अपने 2 क्लास हो चुकी है। थोड़ा सा अपने चर्चा कर ले कि अपने पिछले लास्ट की 2 क्लासों में क्या पढ़ा था। देखो भैया, अपने फर्स्ट क्लास जो हुई थी उसमें अपने बात की थी कि भारत का विभाजन किस प्रकार से हुआ, कौन से 2 नए राष्ट्र बने, और भारत का विभाजन होने के बाद में भारत के सामने कौन सी 3 चुनौतियां आई थी। ठीक है, फिर अपने सेकंड क्लास हुई थी। सेकंड क्लास में अपने बात की थी भैया भारत विभाजन के जो परिणाम है वो किस प्रकार के निकले थे, कौन कौन से परिणाम हुए थे। आज अपने बात करेंगे भैया भारत विभाजन के बाद में जो भारत का एकीकरण हुआ, या अपने भारत की जो रियासतें थी, जो रजवाड़े थे, उनका विलय किस प्रकार से हुआ। अब देखो भैया, सबसे पहले थोड़ा सा अपने इसको समझने की कोशिश करते हैं कि इनका एकीकरण आखिर क्यों करना पड़ा, क्या हुआ, किस प्रकार से हुआ। देखो, आपको सबको पता है भैया, ईस्ट इंडिया कंपनी अंग्रेजों की एक कंपनी थी, ब्रिटेन की एक कंपनी थी, जो 1600 ईस्वी में भारत में व्यापार करने के लिए आई थी। अब व्यापार करने के लिए आई थी, लेकिन इन्होंने यहाँ पर देखा कि भारत जो है वो एक समृद्ध देश है, एक अच्छा देश है। तो यहाँ पर इन्होंने क्या किया, भारतीयों की आपसी फूट का इन्होंने फ़ायदा उठाया, भारतीयों के भोलेपन का इन्होंने फ़ायदा उठाया, और यहाँ पर फूट डालो और राज करो की नीति अपनाते हुए यहाँ पर अपना शासन स्थापित कर लिया। किन्होंने? अंग्रेजों ने। तो अब भैया अंग्रेजों ने यहाँ पर शासन स्थापित कर लिया, कहाँ पर? भारत में। तो यह भारत जो है वो क्या कहलाने लग गया? ब्रिटिश इंडिया कहलाने लग गया। भारत क्या कहलाने लग गया? ब्रिटिश इंडिया कहलाने लग गया। यहाँ पर अंग्रेजों ने कई वर्षों तक अपना शासन किया, लेकिन लास्ट में कुछ ऐसी कंडीशंस हुई, लास्ट में कुछ ऐसा माहौल हुआ कि 15 अगस्त 1947 को अंग्रेजों को भारत छोड़कर जाना पड़ा। लेकिन जाते जाते भी भैया यहाँ पर उन्होंने फूट डाल दी, क्योंकि उनका तो शुरू से यही कार्य था, फूट डालो और राज करो। अंग्रेज नहीं चाहते थे कि भारत आजाद होने के बाद में भी क्या रहे, एकजुट रहे। तो यहाँ पर भी जाते जाते उन्होंने फूट डाल दी। और वो फूट कैसे डाली भैया? देखो भैया, ब्रिटिश इंडिया का मतलब अंग्रेजों का भारत पर अधिकार था। तो यहाँ पर भैया 2 तरह के प्रांत थे। एक प्रांत तो वे थे जो किसके अधिकार में आते थे? अंग्रेजों के अधिकार में आते थे। ठीक है, आजादी से पहले की बात कर रहे भैया। आजादी से पहले कुछ प्रांत तो ऐसे थे जिनके ऊपर सीधा किसका अधिकार था? अंग्रेजों का अधिकार था। और एक थे भैया अपने देशी रजवाड़े। देखो, हालांकि पूरे भारत पर ही अंग्रेजों का अधिकार था, लेकिन इनमें से कुछ रियासतें कैसी थी जिनके ऊपर तो डायरेक्ट ब्रिटिश शासन का अधिकार था। मतलब सीधा नियंत्रण जो था वो किसका था? इन पर तो क्या था? अंग्रेजों का सीधा नियंत्रण था। एक थे भैया देशी रजवाड़े। अब यहाँ पर बात आती है कि गुरुजी रजवाड़े क्या होते हैं? रजवाड़े किसे कहते हैं? सीधा सा याद रख लो भैया, जहां पर राजा का शासन होता है उन्हें क्या कहते हैं? रजवाड़े कहते हैं। तो यहाँ पर भारत में कुछ ऐसी रियासतें थी, कुछ क्षेत्र ऐसे थे जहां पर किनका अधिकार था? राजाओं का अधिकार था। हालांकि वे राजा भी किनके अधीन थे? अंग्रेजों के अधीन थे, लेकिन वो क्या कर रहे थे? वहां पर शासन कर रहे थे। तो उनको क्या कहा गया? देशी रजवाड़े। तो यहाँ पर किनका शासन था? राजाओं का था। और अंग्रेजों के प्रभुत्व वाले जो प्रांत थे वहां पर सीधा किनका अधिकार था? अंग्रेजों का था। अब भैया भारत आजाद हो गया। 14-15 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि को भारत क्या हो गया? स्वतंत्र हो गया। जैसे ही भारत स्वतंत्र हुआ, अंग्रेजों ने यह घोषणा कर दी कि अब आप लोग जो है ना, कौन? जो देशी रजवाड़े हैं, जो ब्रिटिश प्रांत है, ब्रिटिश प्रांत तो भारत में शामिल होंगे ही होंगे, लेकिन जो देशी रजवाड़े हैं उनके लिए अंग्रेजों ने ये घोषणा कर दी कि आप जो है अब हमारी तरफ से क्या हो? स्वतंत्र हो। मतलब यहाँ पर गेम खेल गए अंग्रेज, इनको तो भारत में शामिल मान लिया। ठीक है, इनके बारे में ये कहा कि आप अब हमारी तरफ से स्वतंत्र हो, चाहे तो आप पाकिस्तान में शामिल हो जाओ, चाहे आप भारत में शामिल हो जाओ। अगर आप दोनों में शामिल नहीं हो सकते तो स्वतंत्र रह जाओ, हमारी ओर से आपको कोई रोक टोक नहीं है। ये बात किन्होंने कह दी? ब्रिटिश सरकार ने या अंग्रेजों ने यह बात कह दी। अब देखो इसका क्या रिजल्ट हुआ। अब यह अपने आज़ादी के समय भारत में कितनी देशी रियासतें थी? 565 रियासतें थी। अपने टोटल जो रियासतें थी,
टोटल जो रियासतें थी वो कितनी थी, 565 थी। देखो भैया कई किताबों में 566 भी आपको लिखा मिल सकता है, लेकिन करेक्ट जो है वो क्या है, 565 है। तो अपने आज़ादी के समय अपने रियासतों की संख्या जो थी वो कितनी थी, 565 रियासतें थी। अब इन 565 रियासतों का भैया अंग्रेजों ने तो ये कह दिया कि या तो आज़ाद रह जाओ, या पाकिस्तान में मिल जाओ, या भारत में मिल जाओ। अब भारतीयों के लिए एक दुविधा खड़ी हो गई कि अब इन 565 रियासतों को एकजुट कैसे करें, इनको एकता के सूत्र में कैसे बांधे। पहली चुनौती याद होगी आपको, मैंने पढ़ाया था फर्स्ट वीडियो में कि स्वतंत्र भारत के सामने पहली चुनौती थी लोगों को एकता के सूत्र में बांधने की। वो एकता का सूत्र इन्हीं की बात है भैया, ये 565 जो रियासतें हैं उनको एक कैसे रखे, एक अखंड भारत का निर्माण कैसे करे। क्योंकि अंग्रेजों ने तो कह दिया कि या तो भारत में चले जाओ, या पाकिस्तान में रह जाओ, या आजाद रह जाओ। अब देखो क्या हुआ, अंग्रेजों ने जैसे ये घोषणा की ना कि चाहे भारत में जाओ, चाहे पाकिस्तान में जाओ, चाहे आजाद रहो, तो अपने जो त्रावणकोर जो रियासत थी, इस त्रावणकोर की रियासत ने सबसे पहले घोषणा कर दी कि ना तो हम भारत में रहेंगे, ना पाकिस्तान में रहेंगे, हम तो क्या रहेंगे, आजाद रहेंगे। इसकी देखा देखी किसने कर ली, हैदराबाद ने कर ली। हैदराबाद के निजाम जो थे, हैदराबाद के निजाम, भैया हैदराबाद का जो राजा था उसको निजाम कहते थे, उसका नाम था उस्मान अली। आपको बुक में नहीं मिलेगा, उस्मान अली उसका नाम था। उसने भी कह दिया कि हम भी आज़ाद रहेंगे। फिर भोपाल था, भोपाल ने भी ये कह दिया हम भी आज़ाद रहेंगे। तो अपने पंडित जवाहरलाल नेहरू है, वल्लभ भाई पटेल है, इनके सामने ये दुविधा आ गई कि यार ये सभी जब आज़ाद हो जाएंगे तो एक अखंड भारत का निर्माण कैसे होगा। आगे देखो भैया, तो अब समस्या क्या आ गई कि देश और अखंड भारत का टूटने का खतरा पैदा हो गया कि अपने तो एक अखंड भारत बना रहे हैं और ये सभी आजाद रहेंगे, तो फिर अखंड भारत कैसे बनेगा, एक विशाल देश कैसे बनेगा। तो अब क्या हुआ देखो भैया, तब सरदार वल्लभ भाई पटेल ने रियासतों को समझाकर भारतीय संघ में शामिल होने के लिए क्या कर लिया, राजी कर लिया। मतलब सभी रियासतें जब अलग अलग होने की बात करने लगे, आज़ाद होने की बात करने लग गई, तो जो जवाहरलाल नेहरू जो थे उन्होंने सरदार वल्लभ भाई को अपने पास में बुलाया और ये कहा कि पटेल चाहे कुछ भी हो जाए, आप अपनी समझबूझ से इन रियासतों को भारतीय संघ में शामिल करने का क्या करो, प्रयास करो। थोड़ा सा सरदार वल्लभ भाई पटेल भैया कौन थे उनके बारे में आपको बता देता हूँ। भैया सरदार वल्लभ भाई पटेल ये सरदार नहीं थे, ध्यान रखना, सरदार इनकी क्या है, उपाधि है। सरदार अपने जैसे प्राचीन समय में नहीं बोलते थे क्या, फिल्मों में सरदार जी आ गया, सरदार जी गुंडों का सरदार होता था, ठीक है, नेता अपने बोलते नेता। तो ये सरदार क्या है, इनकी उपाधि है। बारदोली सत्याग्रह हुआ था भैया गुजरात में 1928 में, तो वहां पर उस सत्याग्रह का नेतृत्व इन वल्लभ भाई पटेल ने किया था। तो वहां के जो लोग थे, वहां की जो महिलाएं थी, उन्होंने इनको क्या उपाधि दी थी, सरदार की उपाधि दी थी। 1875 ईस्वी में भैया इनका जन्म हुआ था गुजरात में और 1950 ईस्वी में इनकी क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। आपको पता हो भैया अपने गुजरात में आज सबसे बड़ी, विश्व की सबसे बड़ी जो मूर्ति है ना, वो इन्हीं सरदार वल्लभ भाई पटेल की है, जो अभी हाल ही में मोदी के द्वारा निर्माण किया गया है, या मोदी सरकार में जिसका निर्माण हुआ है। तो अब देखो भैया सरदार वल्लभ भाई पटेल जो थे, इनको दायित्व सौंपा। इनको दायित्व कैसे सौंपा, इनको अपने क्या बना दिया गया, भारत का प्रथम गृह मंत्री बना दिया गया। प्रथम गृह मंत्री इनको बना दिया गया और भारत का प्रथम उप प्रधानमंत्री भी इनको बना दिया गया। और इनको ये कहा कि आपको जो जितनी भी रियासतें हैं ना, कितनी 565 रियासतें, इन 565 रियासतों का क्या करना है, एकीकरण करना है। और इसके लिए एक विभाग बना दिया गया जिसका नाम था रियासती विभाग। इस रियासती विभाग की स्थापना हुई थी भैया 5 जुलाई 1947 को, और अध्यक्ष किसको बना दिया गया, सरदार वल्लभ भाई पटेल को। अब सरदार वल्लभ भाई पटेल ने क्या किया, रियासती विभाग भी बोल सकते हो या भैया इसको स्टेट विभाग भी बोल सकते हो। देखो एक बार क्वेश्चन पूछ लिया था स्टेट विभाग क्या है, ठीक है, तो रियासती विभाग बना दिया गया। क्लियर है इतनी बात। इसका अध्यक्ष किनको बनाया गया, सरदार वल्लभ भाई पटेल को। तो कहने का मतलब हो गया कि भारत की जो रियासतें हैं उनके एकीकरण का कार्य किसको सौंप दिया गया, वल्लभ भाई पटेल को। तो वल्लभ भाई पटेल जो है वो अलग अलग रियासतों में गए, वहां के शासकों से मिले और उनको समझा बुझाकर भारतीय संघ में शामिल होने के लिए क्या कर लिया, राजी कर लिया। और राजी करने के बाद में उनके हस्ताक्षर करवाए भैया। हस्ताक्षर किस लिए, कि आप भारतीय संघ में क्या हो रहे हो, शामिल हो रहे हो। और हस्ताक्षर कहाँ करवाए, एक भैया इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन,
इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। ये क्या था, एक विलय का सहमति पत्र था। मतलब इसके ऊपर भारतीय राजा क्या थे, देशी रियासतों के राजा जो थे वो क्या करते, हस्ताक्षर करते, और हस्ताक्षर करने का मतलब हो गया कि वो भारतीय संघ में क्या होना चाह रहे, शामिल होना चाह रहे। अब लगभग जितनी भी रियासतें थी उन सभी रियासतों ने क्या कर दिया, हस्ताक्षर कर लिया, या अपने कहे कि वल्लभ भाई पटेल ने अपनी सूझबूझ से सभी रियासतों को तैयार कर लिया। लेकिन 4 रियासतें जो थी वो अपनी जिद पर अड़ी हुई थी कि ना तो हम भारत में शामिल होंगे, ना ही पाकिस्तान में शामिल होंगे, हम तो क्या रहेंगे, स्वतंत्र रहेंगे। वो 4 रियासतें कौन सी थी भैया, पहली तो है हैदराबाद, दूसरी जूनागढ़, तीसरी कश्मीर और चौथी मणिपुर। ये 4 रियासतें थी। इनमें से सबसे बड़ी जो रियासत थी भैया वो थी अपने कश्मीर की, जिसका शासक था हरि सिंह। ठीक है, उसके बारे में भी अपने चर्चा करेंगे। इस चैप्टर में ये नहीं है, इस चैप्टर में भैया अपने कौन सी 2 रियासतों की बात करेंगे, हैदराबाद और मणिपुर की। यहां तक अपने क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे चलते हैं। अरे भैया आज तो भूल गया मैं, ये क्वेश्चन वाला सिस्टम तो अपने, तो देखो भैया अपने क्वेश्चन है, लास्ट के वीडियो में आपसे क्वेश्चन पूछा था कि एशिया का अजगर के नाम से किस देश को जाना जाता है। तो एशिया के अजगर के नाम से जानते हैं भैया अपने चीन को। और आज का अपना जो क्वेश्चन है वो है, भारत यूएनओ के किस अंग में वृद्धि करना चाहता है, या भारत कौन से अंग में वृद्धि का समर्थक है, ये आपको बताना है भैया। यूएनओ के 6 अंग है, आपको पता है। उन 6 अंगों में से कौन से अंग में भारत ये चाहता है कि उसके सदस्य में क्या की जाए, वृद्धि की जाए। ओके, अब बात करते हैं। और एक चीज और ध्यान रखना भैया, ये क्वेश्चन जो है मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, ये सारे क्वेश्चन वो क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। इसलिए गलती सही जैसा भी आपको आ रहा है आंसर देने का आप प्रयास करो। ठीक है, अब अपने किसकी बात करेंगे भैया, हैदराबाद रियासत की बात करेंगे कि हैदराबाद का भारत में विलय किस प्रकार से हुआ। हैदराबाद भैया आप जानते हो प्राचीन समय में, अपने वर्तमान समय में सॉरी अपने आंध्र प्रदेश में हैदराबाद रियासत है। ठीक है, अब हैदराबाद का देखो भारत में विलय किस प्रकार से हुआ। देखो हैदराबाद का जो राजा होता था उसको क्या कहते थे भैया, निजाम कहते थे। ठीक है, और उसका नाम क्या था, उस्मान अली खान। अब हैदराबाद की देखो भैया एक खास बात थी, यहाँ की जनसंख्या तो 1 करोड़ 40 लाख थी। ये यार एक मच्छर परेशान कर रहा है। यहाँ की जनसंख्या कितनी थी, 1 करोड़ 40 लाख थी। लेकिन उनमें से अधिकांश जो लोग थे वो कौन थे, हिंदू थे। मतलब हैदराबाद में अधिकांश लोग कौन थे, हिंदू थे। लेकिन वहां पर दबदबा जो है, वहां पर जो एक प्रकार से कहे कि जो प्रभुत्व जो है, या एक प्रकार से रोब अपने कहे तो वो था कौन से संप्रदाय का, मुसलमानों का। मतलब जनसंख्या ज्यादा किसकी थी, हिंदुओं की थी। लेकिन दबदबा किसका था, मुसलमानों का था। क्योंकि राजा कौन था, मुसलमान ही था। निजाम कौन था, मुस्लिम ही था। अब देखो हुआ क्या, अब ये हैदराबाद जो रियासत थी ये चारों ओर से हिंदू बहुल इलाकों से घिरी हुई थी। मतलब इसके चारों ओर का जो क्षेत्र था वो किनका था, हिंदुओं का था। अब ये निजाम जो है भैया, ये निजाम जो है वो एक प्रकार से एक क्रूर अत्याचारी शासक था। क्रूर अत्याचारी शासक था, जनता पर मारपीट करता था, अत्याचार करता था। और यह क्या चाहता था, अपनी रियासत को आजाद रखना चाहता था। लेकिन यहाँ की जनता जो है वो इसके अत्याचारों से परेशान थी। वो क्या होना चाहती थी, स्वतंत्र होना चाहती थी। तब हैदराबाद की जनता ने क्या कर दिया, निजाम के खिलाफ आंदोलन कर दिया। क्लियर है यहाँ तक, आगे देखो। अब जनता ने जब आंदोलन कर दिया तो इस निजाम ने भैया आंदोलन को कुचलने के लिए किनको भेजा, रजाकारों को भेजा। अब ये क्वेश्चन कई बार आता है, रजाकार क्या होते हैं। रजाकार भैया ना तो सैनिक होते हैं ना ही आम जनता होती है। ये क्या होते हैं, एक अर्धसैनिक बल था। कैसा बल था, अर्धसैनिक बल था। जो कैसा था, सांप्रदायिक था। मतलब एक प्रकार से मुस्लिम संगठन था। ये रजाकार क्या था, अर्धसैनिक बल था, एक प्रकार से मुस्लिम सांप्रदायिक संगठन था। और कौन थे इसमें, अत्याचारी, क्रूर और गुंडे किस्म के व्यक्ति थे। रजाकारी कौन थे, एक सांप्रदायिक संगठन था, मुस्लिम संप्रदाय से संबंधित था। इसके जो लोग थे, इसमें जो सैनिक थे वो अत्याचारी थे, क्रूर थे, एक प्रकार से अपने कहे कि गुंडे प्रवृत्ति के वो क्या थे, लोग थे। तो इन्होंने क्या किया भैया, इस रजाकार ने या इस सैनिक अर्धसैनिक बल ने क्या किया, जो गैर मुसलमान थे उनको निशाना बनाना प्रारंभ कर दिया।
मतलब ये रजाकार जो थे उनमें सैनिक जो थे वो कौन थे, मुस्लिम संप्रदाय के थे। तो इन्होंने क्या किया, मुसलमानों को तो मारा पीटा नहीं, जो गैर मुस्लिम थे मतलब मुस्लिम संप्रदाय के अलावा जो अन्य संप्रदाय के लोग थे उन संप्रदायों के लोगों के साथ लूटपाट की गई, उनकी हत्याएं की गई, उनको मारा पीटा गया। और जो महिलाएं लड़कियां वगैरह थी उनके साथ रेप जैसी घटनाएं हुई, बलात्कार जैसी घटनाएं हुई। तब भैया सरदार वल्लभ भाई पटेल या अपने कहे कि भारत सरकार जो है इसने क्या किया, हस्तक्षेप किया। हस्तक्षेप कैसे किया, इसने भैया हैदराबाद के खिलाफ एक अभियान चलाया था। उस अभियान का नाम था ऑपरेशन पोलो। एक सैनिक कार्रवाई की थी, अपनी सेना भेजी थी यहाँ पर किसने, भारतीय सरकार ने। भारत सरकार ने हैदराबाद को स्वतंत्र कराने के लिए अपनी एक सैनिक कार्रवाई की। उस सैनिक कार्रवाई को क्या नाम दिया गया, ऑपरेशन पोलो। और यह सैनिक कार्रवाई कब की गई, 13 सितंबर 1948 को की गई। और 17 सितंबर 1948 को पटेल जो थे उन्होंने निजाम से क्या करा लिए, भारत में विलय होने पर हस्ताक्षर करा लिए। मतलब 17 सितंबर 1948 को हैदराबाद रियासत का किस में विलय हो गया, भारत में विलय हो गया। निजाम जो है उसने क्या कर दिया, आत्मसमर्पण कर दिया। तब पटेल ने भैया एक शानदार पंक्ति कही थी, हालांकि आपकी बुक में है या नहीं वो मुझे पता नहीं है। पंक्ति क्या है कि निजाम समाप्त हो गया है, भारत के सीने का कैंसर या फोड़ा हमने मिटा दिया है। यह पंक्ति किसने कही थी, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कही थी। कौन सी रियासत के बारे में, हैदराबाद रियासत के बारे में। अब देखो यहां पर या तो सीधा बड़ा क्वेश्चन पूछ लिया आपको कि हैदराबाद रियासत का भारत में विलय किस प्रकार से हुआ, तो आपको पूरा डिटेल से करना है। या छोटे छोटे क्वेश्चन देखो कई पूछते भैया, रजाकार क्या है। पहला क्वेश्चन, भारत सरकार ने कौन सी रियासत का विलय करने के लिए सैनिक कार्रवाई की, या ऑपरेशन पोलो का संबंध किस रियासत से है, या किस रियासत को भारत के सीने का कैंसर या फोड़ा कहा जाता है। ये कई छोटे छोटे क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। ये क्वेश्चन भैया देखो अभी फर्स्ट ग्रेड की एग्जाम हुई थी उसमें ये क्वेश्चन आया था, इसलिए मेरे याद था, इसलिए मैंने आपको बताया है। अब आप कॉपी निकालो और कॉपी निकाल के हेडिंग लगाओ आप, रजवाड़ों का विलय व समस्याएं, ऐसी हेडिंग लगा लो, रजवाड़ों का विलय व समस्याएं। इसमें लिखो भैया, लिखो स्वतंत्रता प्राप्ति के ठीक पहले अंग्रेजों ने घोषणा की कि भारत पर ब्रिटिश प्रभुत्व समाप्त होने के साथ ही रजवाड़े भी स्वतंत्र हो जाएंगे। तथा रजवाड़े अपनी मर्जी से चाहे तो भारत या पाकिस्तान में शामिल हो या अपने को स्वतंत्र रख सकते हैं। और यह फैसला देशी रजवाड़ों के राजाओं को न करके वहां की प्रजा को करना था। मतलब कि प्रजा फैसला करेगी कि किस में शामिल होंगे या स्वतंत्र रहेंगे, प्रजाओं को करना था। जो अपने आप में एक बड़ी समस्या थी, क्योंकि इससे अखंड भारत के अस्तित्व पर खतरा मंडरा रहा था। अब एक छोटी सी हेडिंग लगा लो भैया, इसी के अंदर रजवाड़े किसे कहते हैं वो भी अपने लिख लें। लिखो भैया, ऐसी रियासतें जहां पर देसी राजाओं का शासन था उन्हें रजवाड़ा कहा जाता है। आज़ादी के समय भारत में 565 रियासतें थी। आगे लिखो, अंग्रेजों के द्वारा
घोषणा करने पर सबसे पहले त्रावणकोर के राजा ने अपने को आज़ाद रखने की घोषणा की। इसके बाद हैदराबाद व भोपाल के शासकों ने भी भारत व पाकिस्तान दोनों में ही शामिल न होकर स्वतंत्र रखने की घोषणा कर दी। इससे यह बात साफ हो गई कि आज़ादी के बाद हिंदुस्तान कई छोटे छोटे देशों में बंट जाने वाला था। तब सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अपनी सूझबूझ से रियासतों को समझाकर भारतीय संघ में शामिल होने के लिए राजी किया और उन रियासतों से एक सहमति पत्र इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर हस्ताक्षर करवाए। लगभग सभी रियासतों ने भारतीय संघ में शामिल होने के लिए हस्ताक्षर कर दिए, लेकिन 4 रियासतें हैदराबाद, जूनागढ़, कश्मीर और मणिपुर ऐसी थी जिन्होंने भारतीय संघ में शामिल होने से मना कर दिया। अब एक हेडिंग लगा लो वल्लभ भाई पटेल की, इनके बारे में भी 2-4 लाइन अपने लिखते हैं, कई बार पूछ सकता है। वल्लभ भाई पटेल हेडिंग लगा लो भैया। इसमें लिखो इनका जन्म 1875 में गुजरात में हुआ। ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एक बड़े नेता थे। इन्हें बारदोली सत्याग्रह, बारदोली ऐसे लिख लो भैया, बारदोली सत्याग्रह के दौरान वहाँ की महिलाओं ने सरदार की उपाधि दी। ये स्वतंत्र भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री और प्रथम गृह मंत्री थे। देशी रियासतों को भारतीय संघ में मिलाने की जिम्मेदारी इन्हीं को सौंपी गई थी, जिसके लिए एक रियासती विभाग ब्रैकेट में कर लेना, रियासती विभाग ब्रैकेट में कर लेना, स्टेट विभाग की स्थापना 5 जुलाई 1947 को की गई, जिसके अध्यक्ष वल्लभ भाई पटेल को बनाया गया। अब हेडिंग लगाओ भैया, हैदराबाद रियासत का भारत में विलय, और स्पीड से लिखो भैया इसमें। हैदराबाद भारत के केंद्र में स्थित एक विशाल रियासत थी। इसकी जनसंख्या 1,40,00,000 थी, जिनमें से अधिकांश हिंदू थे, लेकिन फिर भी वहां पर दबदबा मुसलमानों का था। हैदराबाद का शासक निजाम कहलाता था। एक सेकंड, हैदराबाद का शासक निजाम कहलाता था। ब्रैकेट में नाम भी लिख लेना उसका, उस्मान अली खान। आगे लिखो, निजाम एक क्रूर और अत्याचारी शासक था जो हैदराबाद रियासत को आज़ाद रखना चाहता था, लेकिन वहाँ की जनता भारतीय संघ में शामिल होना चाहती थी। तब निजाम ने, एक मिनट रुको, लेकिन जनता भारतीय संघ में शामिल होना चाहती थी। जनता ने भारतीय संघ में शामिल होने के लिए निजाम के खिलाफ आंदोलन कर दिया। तब निजाम ने आंदोलन को कुचलने के लिए रजाकार भेजे। रजाकार एक अर्धसैनिक बल था
जो एक प्रकार से सांप्रदायिक यार एक मक्खी परेशान कर रही है आज तो, जो एक प्रकार से सांप्रदायिक, अत्याचारी, क्रूर प्रवृत्ति के लोग थे। इन्होंने रजाकारों ने गैर मुसलमानों को निशाना बनाना प्रारंभ कर दिया। उनके साथ लूटपाट की गई, हत्या की गई और यहाँ तक कि महिलाओं के साथ बलात्कार जैसी घटनाएं हुई। तब भारत सरकार ने 13 सितंबर 1948 को ऑपरेशन पोलो के नाम से हैदराबाद रियासत पर सैनिक कार्रवाई की तथा 17 सितंबर 1948 को निजाम ने आत्मसमर्पण कर दिया व पटेल ने निजाम से भारतीय संघ में शामिल होने के विलय पत्र पर हस्ताक्षर करवा लिए। हैदराबाद रियासत के भारतीय संघ में शामिल होने पर पटेल ने कहा कि निजाम समाप्त हो गया है, भारत के सीने का कैंसर या फोड़ा हमने मिटा दिया है। ये लो भैया आज की क्लास, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ।